किसे कहा ओशो ने भारत का शेर। गुरु प्रेमियों, आज तक के हर गुरु स्टोरी में हमने आपको गुरु प्रेमी कहकर संबोधित किया, जिसे करते हुए हमारा हृदय आनंद और आदर से भर जाता था। परंतु इस बार भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम आपको प्रिय भारतीयों कहकर पुकारेंगे। ऐसा करते हुए हम उन अनगिनत स्वतंत्रता संग्रामियों को आदर भाव से याद करते हैं, जिन्होंने जान की परवाह ना करते हुए निस्वार्थ भाव से मां भारती के रक्षा हेतु अपना जीवन हंसते हंसते न्योछावर कर दिए। प्रिय भारतीयों, हम में से अधिकांश लोगों को उन परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ा जो हमारे बड़े बुजुर्गों को झेलना पड़ा। यह आजादी हमें बड़ी भारी कीमत चुकाकर मिली है। कई माओं ने अपने जवान बेटे खो दिए, बहनों ने भाई खो दिए, भाइयों ने बहनें खो दी, नवविवाहितों ने पति खोए और बूढ़े माँ बाप ने अपने बच्चे खोए। तब जाकर हमें यह दिन देखने को मिला है। परंतु आज दुर्भाग्य से हम उन देशभक्त महापुरुषों को भूलते जा रहे हैं। जहां भारत में एक समय भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप और शिवाजी जैसे व्यक्तित्वों के पोस्टर बिका करते थे, आज फिल्मी सितारों ने उनकी जगह ले ली है। भारत के महान परंपरा के महापुरुष स्वामी विवेकानंद, स्वामी योगानंद, स्वामी दयानंद, राजा राम मोहन राय, स्वामी अरविंदो, कबीरदास जी, सूरदास जी, रैदास जी, रसखान जी, मां मीराबाई, तुलसीदास जी और कोटि कोटि अन्य महापुरुष आज पुरानी सरकारी पुस्तकालय के कोने की अलमारी का हिस्सा बनकर रह गए हैं। दुर्भाग्य से हमारे बच्चों को इनके नाम भी नहीं मालूम। यह हमारा कर्तव्य ही नहीं, दायित्व भी है कि हम हमारे बच्चों को भारत के असली महापुरुषों के विषय में जानकारी दें। शायद इसी प्रकार हम हमारी सभ्यता और संस्कृति को बचा सकेंगे। प्रिय भारतीयों, किसी ने सत्य कहा है, जिस राष्ट्र के लोग अपनी संस्कृति और भूतकाल को भूल जाते हैं, वे भविष्य में भटक जाते हैं। आइए इस स्वतंत्रता दिवस को हम प्रण लें कि हम हमारे देवी और देवता तुल्य महापुरुषों को और देवियों को हमेशा याद रखेंगे और विश्व में कहीं भी रहें, हम भारतीय संस्कृति को हमेशा जिंदा रखेंगे। प्रिय भारतीयों, आज की गुरु स्टोरी भी कुछ इसी विषय पर है। जब 1965 के आसपास एक अंग्रेज पत्रकार ने ओशो से प्रश्न किया कि ऐसा क्यों है कि जिस देश ने आजादी के लिए इतने कष्ट उठाए और अनगिनत जानें गंवाई, आज इस हालत में है, ओशो का जवाब था, वह इसलिए क्योंकि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना पूरा जीवन स्वतंत्रता के लिए न्योछावर कर दिया। उनकी दृष्टि भारत के स्वतंत्रता पर थी, परंतु दुर्भाग्य से स्वतंत्रता के बाद देश को कैसे चलाना है, इसका ना तो किसी के पास कोई अनुभव था, न ही दृष्टिकोण। 1947 में जब अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए, तब वे देश को खस्ता हालत में छोड़कर गए। ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान उन्होंने वह सब कुछ लूट लिया जो बहुमूल्य था और जिसके कारण भारत पूरे विश्व में जाना जाता था, जिसमें भारत के अमूल्य हीरे और जवाहरात, महाराजाओं और सियासतों के खजाने, मंदिरों के विग्रह, सोना चांदी, कीमती आभूषण, उच्च कोटि के मसाले, अव्वल दर्जे के भारत में बने कपड़े एवं वस्त्र थे। एक अनुमान के अनुसार ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत से 43 खरब डॉलर का सामान लूटा। आप अनुमान लगा सकते हैं कि इन्हीं लूटे हुए धन से आज इंग्लैंड अमीर देश कहलाता है। वहीं भारत को कई वर्षों तक एक गरीब और लाचार देश के रूप में दिखाया गया। ओशो कहते हैं
यह पूर्णतया सत्य नहीं है कि अंग्रेज मात्र भारत के स्वतंत्रता संग्राम के चलते चले गए। सत्य यह है कि ब्रिटिश साम्राज्य भारत को इतना चूस चुके थे कि अब देश के पास कुछ बचा न था। भारत अब उनके लिए एक बोझ बन गया था। ऐसे में वापस जाना एक बेहतर निर्णय लग रहा था, अतः वे चले गए। एक अनुमान के अनुसार ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान करीब 4 करोड़ भारतीयों की मौतें हुई, जिनमें भूख और बीमारी से मरे लोग भी शामिल हैं। ब्रिटिश भारत में सेवा करने तो नहीं आए थे, अतः स्वार्थ पूर्ति के बाद देश को जैसी तैसी हालत में छोड़कर अचानक चल दिए। उन दिनों महात्मा गांधी भारत के सर्वोच्च राष्ट्र नेता थे और जनमानस पर उनका बड़ा प्रभाव था। ओशो कहते हैं, हालांकि गांधी जी का अहिंसा आंदोलन रणनीति के तौर पर प्रभावी था, पर इतना नहीं कि ब्रिटिश साम्राज्य भारत छोड़कर चले जाएं। ब्रिटिश साम्राज्य को बड़ा खतरा नेताजी सुभाष चंद्र बोस से था। 1943 के आसपास नेताजी और उनकी आजाद हिंद सेना ने ब्रिटिश साम्राज्य के नाक में दम कर रखा था। ओशो कहते हैं, ब्रिटिश साम्राज्य के अधिकारी महात्मा गांधी को भली भांति जानते थे। उन्हें मालूम था कि गांधी जी के रहते उन पर हमला नहीं होगा। असली खतरा नेताजी सुभाष चंद्र बोस से था। कहते हैं ना, अनजाना दुश्मन बड़ा खतरनाक होता है। ब्रिटिश साम्राज्य नेताजी की गतिविधियों से बड़ा परेशान था। नेताजी का आकर्षण भारतीय युवाओं में बढ़ता जा रहा था। ब्रिटिश साम्राज्य की सेना, जिसका नाम था ब्रिटिश इंडियन आर्मी, में कई भारतीय काम कर रहे थे, जिनका झुकाव अब नेताजी की तरफ होने लगा था। सेना में विद्रोहियों की संख्या बढ़ती जा रही थी। उधर नेताजी सभी युवाओं को एकजुट होकर ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित कर रहे थे। ब्रिटिश सेना के कई नौजवान नेताजी के लिए काम कर रहे थे और पल पल की खबर भेज रहे थे। ऐसे में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज अब डूबने लगा था। रिपोर्ट्स की माने तो 1945 में नेताजी का प्लेन क्रैश में दुखद निधन हो गया था, परंतु तब तक वे अपना कार्य कर चुके थे। ब्रिटिश साम्राज्य अब टूट चुका था और जाने की तैयारी करने लगा था। प्रिय भारतीयों, 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत छोड़ने के कई कारण रखे थे, परंतु उसमें सबसे मुख्य कारण थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी आजाद हिंद सेना। क्लेमेंट एटली के अनुसार ब्रिटिश इंडियन आर्मी अब भरोसे के लायक नहीं थी। उनका मानना था कि वह दिन अब दूर नहीं था जब आर्मी ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ बगावत कर देगी और उन्हीं पर हमला कर देगी। ऐसे में ब्रिटिश अधिकारियों का जो हश्र होगा, यह सोचकर एटली घबरा गए थे। प्रिय भारतीयों, कई बार कथाकथित सत्य असत्य के गहरे जड़ों पर खड़ा होता है। जो दिखता है जरूरी नहीं है सत्य ही हो। समाचार पत्रों और अन्य मीडियाओं द्वारा दिन भर हमें कुछ न कुछ परोसा जाता है। कहते हैं, बूंद बूंद टपकता पानी भी पत्थर पर निशान छोड़ देता है। ऐसे में कई बार झूठ को सच बनाकर पेश किया जाता है। नेताजी के विषय में भी वही हुआ। प्रिय भारतीयों, नहीं, हम नेताजी की मृत्यु पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। हम बस इतना कह रहे हैं कि जितना इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया जाता है, उतना शायद किसी और दस्तावेज के साथ नहीं होता। खैर, इस पर हम किसी और गुरु स्टोरी में चर्चा करेंगे। अभी के लिए यह जानना जरूरी है कि नेताजी और उनके योगदान को वह दर्जा और आदर नहीं दिया गया जिसके वे हकदार थे। अब हम आपको 1967 की एक घटना बताते हैं। ओशो उन दिनों पूरे देश में युवा शक्ति को जगाने में लगे हुए थे।
देश का नौजवान मायूस होने लगा था। नेताओं के खोखले वादों से अब उसका मन भर गया था। ऐसे में ओशो अंधेरी रात के वह चमकते सितारे थे जिनकी भारतीय युवाओं को प्रतीक्षा थी। पूरा देश उन्हें आचार्य रजनीश के नाम से जानने लगा था। आकर्षक व्यक्तित्व का धनी वह युवक मात्र 35 वर्ष का था, परंतु उसका ज्ञान, उसका तेज ऐसा था मानो स्वर्ग से कोई देवता स्वयं धरती पर उतरा हो। उसके आते ही पूरे देश को अपना गुरु मिल गया। पूरे देश के चप्पे चप्पे में भ्रमण कर आचार्य रजनीश भारत के युवाओं को सत्य से परिचय करवा रहे थे। उनके सटीक, निडर और प्रभावी प्रवचनों के चलते कई नेता उनके दुश्मन बन बैठे थे। उन दिनों ओशो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के कई बड़े राष्ट्र नेताओं के नीतियों और नियत पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे, जिससे कई लोग बड़े आहत हुए थे। ओशो का कहना था कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कई राष्ट्र नेता अपने स्वार्थ से जुड़े थे। ओशो के अनुसार अगर पूरे भारत का युवा एकजुट होकर ब्रिटिश साम्राज्य का सामना करता तो उन्हें कब का यहां से जाना पड़ जाता था। बहरहाल नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विषय पर बोलते हुए ओशो ने उन्हें एक सच्चा देशभक्त बताया था। उनके अनुसार नेताजी देश प्रेम और ईमानदारी से भारत की स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े थे और निस्वार्थ भाव से मां भारती की सेवा कर रहे थे। नेताजी के जीवनी से एक प्रसंग पर बोलते हुए ओशो कहते हैं कि अंग्रेजों के राज में यह नियम था कि गवर्नर जनरल के कलकत्ता दफ्तर में दाखिल होते वक्त आगंतुकों को अपनी सारी निजी वस्तुएं जैसे बैग, काठी, झोला या छाता बाहरी जमा करना होता था, जिसके पश्चात चेकिंग के बाद ऑफिस में दाखिला मिलता था। उन्हीं दिनों सुभाष चंद्र बोस इंडियन सिविल सर्विसेज में अव्वल दर्जे से उत्तीर्ण हुए थे, अतः उन्हें गवर्नर जनरल से मिलने का न्योता मिला। सुभाष बाबू बंगाली थे और अपने साथ हमेशा छाता लेकर चलते थे। कलकत्ता में कभी भी बारिश शुरू हो जाती, ऐसे में छाता कई बंगालियों के पोशाक का हिस्सा बन गया था। जब सुभाष बाबू गवर्नर जनरल के दफ्तर पहुंचे तो उन्हें दरवाजे पर रोक लिया गया। उनसे कहा गया कि वे छाता लेकर अंदर नहीं जा सकते, परंतु सुभाष बाबू कहां रुकने वाले थे। वे दरबान को धक्का देकर गवर्नर जनरल के ऑफिस पहुंच गए। दरबान चीखता चिल्लाता रहा। गवर्नर जनरल सुभाष बाबू के हाथ में छाता देखकर आग बबूला हो गए और चीखते हुए बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई छाते के साथ यहां दाखिल होने की। दरबान को पुकारते हुए वे बोले, दरबान, इसे इसी वक्त बाहर निकालो। गवर्नर जनरल के इस तेवर को देखकर सुभाष बाबू नाराज हो गए। छाते का हैंडल गवर्नर जनरल के गले में फंसाते हुए वे बोले, आज के बाद कभी भी मुझसे या किसी भी सच्चे भारतीय से इस लहजे में बात करने की जुर्रत न करना, वरना। तब तक दरबान ऑफिस पहुंच गया और ऐसा दृश्य देखकर बंदूक ताने खड़ा हो गया। सुभाष बाबू ने इत्मीनान से छाता हटाया और आराम से ऑफिस के बाहर निकल आए। गवर्नर जनरल जैसे सदमे में बुद्ध बन गया था और स्तब्ध होकर वहीं खड़ा रहा। प्रिय भारतीयों, इस प्रसंग का उल्लेख करते हुए ओशो ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत का असली शेर कहा। प्रिय भारतीयों, ओशो के अनुसार अगर भारत ने उस वक्त एकजुट होकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का साथ दिया होता तो हमें इतना इंतजार न करना पड़ता और इतनी जानें न गंवानी पड़ती। प्रिय भारतीयों, यहाँ
यह जानना जरूरी है कि जब ओशो इन सब बातों पर प्रवचन देते थे तब उन्हें खासा विरोध का सामना करना पड़ता था। कई लोग ओशो की बातों को पूर्णतया असत्य, अनुचित, अप्रामाणिक और विसंगत कहकर नकार रहे थे। और खास बात यह है कि उन दिनों ऐसा कोई तरीका भी न था जिससे सत्य को जाना जा सके। पश्चिमी देशों में जहां 25 से 30 वर्षों में सरकारी दस्तावेजों को अवर्गीकृत या डिक्लासिफाई किया जाता है, वहीं भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकारी पुस्तकालयों से सिर्फ किताबें उपलब्ध थी, न कि दस्तावेज। ऐसे में सच जानना मुश्किल ही नहीं, असंभव था। एक बार जब एक अंग्रेज पत्रकार ने ओशो से पूछ डाला, आप भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े गोपनीय विषयों पर इतने विश्वास के साथ कैसे बोल सकते हैं जब दस्तावेज ही उपलब्ध नहीं हैं? तब ओशो का जवाब था, बिकॉज आई नो, क्योंकि मैं जानता हूं। भले ही उस वक्त ओशो की बात बड़ी ही विसंगत और अतार्किक लगी हो, आज आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत कोई भी भारतवासी अगर चाहे तो सत्य की खोज कर सकता है। ऐसे में आज कई ऐसे गोपनीय तथ्य उजागर हो रहे हैं जिन्हें कई वर्षों तक आम नागरिकों से छुपाया गया। ऐसे में कई वर्षों पूर्व ओशो का इन बातों को उजागर करना अचरज की बात है। प्रिय भारतीयों, ओशो एक महान गुरु तो थे ही, परंतु यह कहना अनुचित न होगा कि वे स्वयं भारत के शेर थे। जब एक शेर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को शेर कहकर पुकारता है तो बात का वजन बढ़ जाता है। हम सद्गुरु ओशो और देशभक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चरणों में सादर प्रणाम करते हैं। गुरु प्रेमियों, अगर आपको आज की गुरु स्टोरी अच्छी लगी है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। हम आगे भी आपके लिए ऐसे कई अन्य गुरु स्टोरीज लाते रहेंगे। आपके सहयोग और प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद।